एक समय की बात है, जॉर्ज एफ जॉबिट यानी कि इस पुस्तक के लेखक एक स्थान पर किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। वह ठंड का समय था और रास्ते में कोहरा फैला हुआ था। तो एक व्यक्ति दूर से आ रहा था। उसकी हाथों में सिगार थी और उस सिगार की रोशनी जॉर्ज एफ जॉबिट को साफ साफ नजर आ रही थी। वह व्यक्ति धीरे धीरे जॉर्ज एफ जॉबिट के एकदम समीप आ गया और उसने जॉर्ज एफ जॉबिट से लाइटर मांगा अपने सिगार को जलाने के लिए। लेकिन जॉर्ज एफ जॉबिट ने बोला कि मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ, मेरे पास लाइटर भी नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम एथलीट हो? तो फिर जॉर्ज एफ जॉबिट ने बोला कि हाँ, मैं एथलीट हूँ। उस व्यक्ति ने बोला, तुम्हारे शरीर को ही देखकर ऐसा लगता है कि तुम एथलीट हो। उस समय जॉर्ज एफ जॉबिट की उम्र कम थी और उन्होंने लुईस सायर को नहीं देखा था। तो फिर उस व्यक्ति ने बोला कि क्या तुम लुईस सायर को जानते हो? जॉर्ज एफ जॉबिट ने बोला कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर उस व्यक्ति ने बोला कि चलो, मैं तुम्हें लुईस सायर से मिलाता हूँ। एक स्थान पर वह लुईस सायर से मिले और उस समय लुईस सायर जो थे वह किसी विशेष स्थान पर बैठे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने लुईस सायर के अद्भुत शक्तिशाली शरीर को देखा। लुईस सायर ने जॉर्ज एफ जॉबिट के शरीर की प्रशंसा करी और कहने लगे कि तुम्हारा शरीर शक्तिशाली लगता है। जॉर्ज एफ जॉबिट कहते हैं कि उस रात मैं लुईस सायर के शक्तिशाली शरीर को देखता ही रह गया, क्योंकि उनका जो इतना हष्ट पुष्ट शरीर था, ऐसा शरीर मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। लुईस सायर जिस स्थान पर बैठे हुए थे वहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ थी और वहाँ पर ऐसी बात छिड़ गई कि वहाँ पर एक लुईस सायर का दोस्त था और भी अनेक दोस्त थे और वे लुईस सायर से ऐसा कहने लगे कि मुझे लगता है कि मैं अब तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ, चलो इस चीज़ का परीक्षण करके देखते हैं। लुईस सायर ने बोला, तुम क्या करना चाहते हो परीक्षण के लिए? तो फिर उसने बोला कि चलो हम आर्म रेसलिंग करते हैं। तो फिर एक टेबल था, टेबल के एक तरफ लुईस सायर बैठ गए और दूसरी तरफ जो उनका दोस्त था वह भी बैठ गया। ऐसा नहीं था कि दोस्त कमज़ोर था, पतला था, बल्कि वह जो दोस्त था वह भी हष्ट पुष्ट था। फिर दोनों में आर्म रेसलिंग का मैच होने लगा। उस दोस्त ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लुईस सायर के हाथ को वह टेबल पर गिरा ही नहीं पाया। उस दोस्त ने अपने दोनों हाथ लगा दिए, लेकिन फिर भी वह लुईस सायर के हाथ को जमीन पर गिरा ही नहीं पाया। इसके बाद उस दोस्त के पीछे दो व्यक्ति और खड़े थे, वह भी काफ़ी हष्ट पुष्ट थे। वह दोनों व्यक्ति भी आकर लुईस सायर के हाथ को नीचे की तरफ गिराने लगे, यानी कि लुईस सायर एक तरफ थे और तीन व्यक्ति एक तरफ थे और तीनों व्यक्ति मिलकर लुईस सायर के हाथ को गिराने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन लुईस सायर सच में इतने शक्तिशाली थे कि वह अकेले होते हुए भी उन तीनों व्यक्ति को आर्म रेसलिंग में हरा देते हैं। इस तरह से लुईस सायर और जॉर्ज एफ जॉबिट की मुलाकात हुई थी। जब वह आर्म रेसलिंग का मैच कर रहे थे तो फिर जॉर्ज एफ जॉबिट यह सारा दृश्य अपनी आंखों से ही देख रहे थे। लुईस सायर एक ऐसा व्यक्ति था कि यदि उसको कुछ पता चल जाए कि उस व्यक्ति ने अद्भुत शक्तिशाली बल प्रदर्शन करे हैं तो फिर वह भी उस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करने के लिए जुट जाते थे और उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग भी करते थे। तो फिर एक बार की बात है कि लुईस सायर के जो दोस्त थे वह आपस में ऐसी बात करने लगे कि क्या इस ट्रेन को धकेला जा सकता है, क्योंकि हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी मानव में ऐसी शक्ति हो कि वह इस भारी ट्रेन को धकेल कर उसको आगे की तरफ बढ़ा सके। तो यह बात लुईस सायर को पता चली और लुईस सायर अपने दोस्तों से कहने लगे कि तुम क्या चाहते हो कि क्या कोई व्यक्ति इस ट्रेन को धकेल नहीं सकता है? तो फिर वह व्यक्ति कहते हैं कि हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा शक्तिशाली पुरुष हो जो इस ट्रेन को धक्का दे सके। लेकिन लुईस सायर ने बोला कि मैं इस ट्रेन को धक्का देकर दिखाऊंगा। तो फिर उस समय जो ट्रेन होती थी, उस समय की ट्रेन को लुईस सायर ने आगे की तरफ से खड़े होकर ट्रेन पर बल लगाना चालू किया और जो ट्रेन थी वह वास्तव में आगे की तरफ चलने लगी थी। यह जो ट्रेन वाला जो किस्सा है, यह जॉर्ज एफ जॉबिट ने पुस्तक में बहुत ही
संक्षिप्त रूप में बताया है, पूरी डिटेल में बताया ही नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर इतना ही बताया गया था जो मैंने आपको बता दिया। एक समय की बात है कि न्यूयॉर्क के बावरी में एक स्ट्रॉन्गमैन था और वह स्ट्रॉन्गमैन पूर्व स्ट्रॉन्गमैन था। पहले वह स्ट्रॉन्गमैन के स्टंट करता था, लेकिन अब वह न्यूयॉर्क में एक सैलून चलाता था और वह ऐसी घोषणा करता है कि मैं इस दुनिया का शक्तिशाली पुरुष हूँ और मेरे पास एक इतना भारी डंबल है कि कोई भी व्यक्ति उस डंबल को उठा ही नहीं सकता है। यह बात लुइस सायर को पता चली और सच में वह डंबल भारी था और जितने भी व्यक्ति उसको उठाने के लिए आते थे, कोई भी व्यक्ति उसको नहीं उठा पाता था, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गमैन था उसने एक शर्त रखी हुई थी और शर्त यह थी कि जो भी व्यक्ति इस भारी डंबल को उठाने का प्रयास करेगा उसको पहले कुछ धनराशि मुझे जमा करनी होगी, उसके बाद वह उस डंबल को उठाए। यदि उसने उस डंबल को उठा दिया तो फिर मैं इनाम के रूप में उसकी जो धनराशि है उसको पुनः वापस कर दूंगा। तो इस तरह से काफ़ी लोग आते थे उस भारी डंबल को उठाने के लिए, लेकिन कोई भी उस डंबल को उठा ही नहीं पाता था। लेकिन इसमें एक चीज़ थी, वह आपको आगे पता चलेगी। तो एक बार लुइस सायर भी आए थे इस भारी डंबल को उठाने के लिए। डंबल एक ऐसे स्थान पर रखा हुआ था जो ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर था और जो ऊंचाई वाला जो स्थान था वहाँ पर डंबल रखा हुआ था और उसी ऊंचाई वाले स्थान के थोड़ा सा आगे एक अलग सा स्थान था जहाँ पर व्यक्ति खड़ा होता था और वहाँ पर खड़े होकर उस भारी डंबल को उठाने का प्रयास करता था। तो लुइस सायर भी आए थे इस डंबल को उठाने के लिए और लुइस सायर ने अपने हाथ से उस भारी डंबल को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन वह पहले प्रयास में उस डंबल को उठा ही नहीं पाए थे। लुइस सायर आश्चर्य में पड़ गए कि यह डंबल इतना भारी भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं इस डंबल को उठा ही नहीं पाया। क्या सच में जो वो स्ट्रॉन्गमैन कहता है कि कोई भी इस डंबल को उठा ही नहीं सकता है मेरे अलावा, क्या सच में मैं भी इस डंबल को नहीं उठा सकता हूँ? लुइस सायर ने दूसरी बार प्रयास करा और दूसरी बार उन्होंने खूब प्रयास करा, काफ़ी बल लगाया उस डंबल को उठाने के लिए, लेकिन जिस स्थान पर वह भारी डंबल रखा हुआ था वह उस स्थान से हिला भी नहीं। अब लुइस सायर को दिन में तारे नज़र आने लगे और वह सोचने लगे कि ऐसा है क्या इस डंबल में जो मैं इस डंबल को उठा ही नहीं पा रहा हूँ। फिर उसके बाद वह पूरी तरह से क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उस डंबल को उठाने का तीसरी बार प्रयास करने लगे। तीसरे प्रयास में उन्होंने खूब बल लगाया और जो डंबल का जो हैंडल होता है वह उन्होंने इस तरीके से उठाने का प्रयास करा कि जो लोहे का जो हैंडल था वह भी मुड़ गया, लेकिन फिर भी वह डंबल उठ ही नहीं पाया। न जाने उस डंबल में ऐसा क्या था कि वह उस डंबल को उठा ही नहीं पाए थे। तो फिर यहाँ पर जो लुइस सायर है उनकी हार हुई थी और वह उस डंबल को उठा नहीं पाए। फिर लुइस सायर के बाद उस सैलून का मालिक आया जो कहता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पुरुष हूँ, और उस व्यक्ति के आते ही वह उस स्थान पर खड़ा हुआ जो एक विशेष स्थान था। वहाँ पर खड़े होकर उसने डंबल को पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उस डंबल को बड़ी ही आसानी से उठा दिया। यह देखकर लुइस सायर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे कि मैंने इतना अधिक बल लगाया लेकिन फिर भी इस भारी डंबल को उठा ही नहीं पाया, लेकिन इस स्ट्रॉन्गमैन ने कितनी सरलता से इस डंबल को उठा दिया। इसके बाद लुइस सायर तो चले गए, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर एक खबर फैल गई और खबर यह थी कि ये जो डंबल जिस स्थान पर रखा हुआ है उसके नीचे एक ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि वह जो डंबल था वह नीचे किसी ऐसी चीज़ से पूरी शक्ति के साथ बंधा हुआ था कि यदि कोई भी व्यक्ति उसको ऊपर से उठाने का प्रयास करेगा तो फिर वह उसको उठा ही नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे किसी बहुत भारी चीज़ से वह डंबल अटैच किया गया था। ऊपर से देखने पर तो ऐसा लगता ही नहीं था कि यह डंबल नीचे किसी भारी चीज़ से अटैच किया गया होगा। और लेकिन जब वह मालिक जो आता था और नीचे उसके एक व्यक्ति पहले से ही बैठा हुआ होता था, और जब वह मालिक
उस विशेष स्थान पर खड़ा होता था तो फिर वह पैर से ही एक ऐसा इशारा कर देता था जिससे नीचे बैठे हुए व्यक्ति को पता चल जाता था कि अब मालिक इस डंबल को उठाने के लिए आया है। और जैसे ही उसको पता चलता था वैसे ही वह उस डंबल की जो नीचे से व्यवस्था थी उस कड़ी को वह हटा देता था, जिस वजह से जो ऊपर का जो डंबल था वह नीचे के भारी वजन से पूरी तरह से मुक्त हो जाता था। और उसके बाद जो मालिक होता था वह उस डंबल को उठा देता था। तो इस तरह से वहाँ पर यह गलत तरीके से डंबल को रखा गया था। यह एक तरीके से पैसा कमाने का ज़रिया था, क्योंकि जो भी व्यक्ति आता था पहले उसको कुछ धनराशि देनी पड़ती थी और उसके बाद वह उस डंबल को उठाने का प्रयास करता था। तो लुईस सायर की हार नहीं हुई थी, बल्कि यह एक प्रपंच था जिस वजह से लुईस सायर उस डंबल को उठा ही नहीं पाए थे। बाकी जो लुईस सायर थे वह अद्भुत शक्तिशाली पुरुष थे। उस समय कोई भी व्यक्ति उनके बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ ही नहीं पाया था। सायर विश्व भर का भ्रमण करते रहते थे। कभी यहाँ पर वह शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे, कभी इंग्लैंड में शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे। और इसी तरह से जब वह न्यूयॉर्क में जाते थे, न्यूयॉर्क में जो प्रोफेसर अटीला थे जो यूजीन सैंडो के गुरु हैं, तो जो प्रोफेसर अटीला का जो जिम था वहीं पर ही हॉरेस बेरे और जो लुईस सायर थे वह इंटेंस वर्कआउट किया करते थे। वह जिस भी स्थान पर जाते थे वहाँ पर अपना व्यायाम तो करते ही थे, उनका कोई विशेष व्यायाम नहीं था। वह भारी डंबल उठाने की ट्रेनिंग करते थे, बैकलिफ्ट की ट्रेनिंग करते थे और भी थोड़ी बहुत जो ट्रेनिंग होती थी उसको करते थे। जब वह न्यूयॉर्क में जाते थे तो फिर वहाँ पर प्रोफेसर अटीला से मिलते थे, उनसे काफ़ी लंबी बातचीत होती थी और वह उन्हीं के जिम में काफ़ी इंटेंस वर्कआउट हॉरेस बेरे के साथ किया करते थे। लुईस सायर का अब अंतिम समय आ चुका था। 19वीं सदी के अंत तक वह स्ट्रॉन्गमैन जो फीट्स होते हैं उससे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। लुईस सायर का जीवन अद्भुत था। वह एक आदर्श पिता भी थे, आदर्श पति भी थे और एक आदर्श दोस्त भी थे। उन्होंने सारी भूमिका बड़े ही आराम से निभाई थी। उनका जो घर था वह ट्रॉफी का महल होता था। उन्होंने अपने जीवन काल में इतने कम समय में इतनी सारी ट्रॉफी हासिल कर ली थी कि कोई व्यक्ति उनके जब घर में प्रवेश करता था तो फिर हर जगह वह ट्रॉफी को देखा करता था, क्योंकि उन्होंने जगह जगह पर जाकर शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे और उनके पास काफ़ी ट्रॉफी थी और भी जो बेल्ट होते थे, मेडल होते थे, यह सारी चीज़ें उनके घर में लगी हुई थी। लुईस सायर एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते थे। उनके घर में जो फोटो लगी हुई होती थी वह एक गरीब हलवाई से लेकर के ताज पहने हुए व्यक्ति के साथ उनकी फोटो दीवारों पर लगी हुई होती थी। तो उनका जो चरित्र था वह बहुत ही अद्भुत था। 1904 का समय था जब लुईस सायर का जो स्वास्थ्य था वह बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था। उससे पहले ही उन्होंने जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन होते हैं उससे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी थी कि मैं आज के बाद शक्तिशाली बल प्रदर्शन नहीं करूँगा। लेकिन उनके पास जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का जो टाइटल था वह अपनी मृत्यु से पहले उस टाइटल को ऐसे व्यक्ति को देना चाहते थे जो सच में शक्तिशाली हो। 1904 में उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया था और उनका वजन 400 पाउंड से भी ज़्यादा हो गया था। 400 पाउंड का मतलब ये है कि उस समय उनका वजन 181 किलो हो गया था। इतना वजन बढ़ने की मुख्य वजह यही थी कि वे अपनी जीभ पर कंट्रोल ही नहीं कर पाए थे। उनका जितना खाने का मन करता था वह उतना खाते थे। वह अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान ही नहीं देते थे। एक तरह से वह भोजन के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और वह निरंतर भोजन अधिक खाते गए, जिस वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया और उनका वजन 181 किलो तक पहुंच गया। वहीं पर मॉन्ट्रियल में जो लुईस सायर का जो घर था वहीं पर एक अन्य शक्तिशाली पुरुष रहता था और उसने घोषणा करी थी कि लुईस सायर इस दुनिया का शक्तिशाली पुरुष नहीं है, मैं यानी कि हेक्टर डिकारी इस दुनिया का शक्तिशाली पुरुष है और लुईस सायर चाहें तो मुझसे शक्तिशाली बल प्रदर्शन भी कर सकते हैं। लुईस सायर ने तो रिटायरमेंट ले चुके थे, लेकिन लुईस सायर तो
रिटायर हो चुके थे शक्तिशाली बल प्रदर्शन से और उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। काफ़ी समय हो गया था, उन्होंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं करी थी, लेकिन लुईस सायर ने उस व्यक्ति के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और लुईस सायर समझ गए थे कि अब वह समय आ गया है जब मैं इस स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के टाइटल को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दूं जो सच में शक्तिशाली हो। और उनको ऐसा लगता था कि ये जो टाइटल है यह मुझे हेक्टर डिकारी को देना चाहिए। यह जो मुकाबला हुआ था यह $1000 के बीच में हुआ था। दोनों में से जो भी व्यक्ति जीतेगा उसको $1000 दिया जाएगा और जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का जो टाइटल है वह भी उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो लुईस सायर और हेक्टर डिकारी के बीच में शक्तिशाली बल प्रदर्शन हुआ। अब जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें लुईस सायर का स्वास्थ्य खराब हो चुका था। डॉक्टर ने ऐसी विनती करी थी कि आप शक्तिशाली बल प्रदर्शन ना करें तो ही ठीक है, लेकिन लुईस सायर नहीं माने और उनका हेक्टर डिकारी के साथ शक्तिशाली बल प्रदर्शन होने लगा। पहले कहाँ लुईस सायर जब उनकी बारी आती थी तो फिर वह कितने उत्तेजित हो जाते थे वजन को उठाने के लिए, लेकिन अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह बहुत ही धीरे धीरे अपने वजन की तरफ बढ़ते थे और उनका जो सांस था वह भी फूलने लग जाती थी। और जब वह लिफ्ट को किया करते थे, डंबल को उठाया करते थे, तो फिर वह बीच बीच में हाँफने भी लग जाते थे और वह बीच में बैठ भी जाते थे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो था वह खराब हो चुका था। उनका जो सांस था, सांस में जो लेने की जो उनकी गति थी वह पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनका शरीर इतना भारी हो चुका था जिस वजह से उनको सांस की दिक्कत हो गई थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनके जो गुर्दे थे वह भी खराब हो चुके थे अधिक भोजन करने की वजह से, और फेफड़ों की भी जो बीमारी थी वह भी हो गई थी। यह जितना भी उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था यह अधिक भोजन करने की वजह से हुआ था। इसी वजह से हेक्टर डिकारी के साथ बल प्रदर्शन के दौरान उनका जो स्वास्थ्य था, उनका जो चाल चलन था, उनकी जो वजन उठाने की जो स्थिति थी वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। सायर ने सबसे पहले 151 पाउंड यानी कि 68 किलो के डंबल को ओवरहेड प्रेस किया और इसके बाद हेक्टर डिकारी ने भी 151 पाउंड यानी कि 68 किलो के डंबल का उन्होंने ओवरहेड प्रेस करके दिखा दिया था। सायर ने एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन करा जिसमें वह एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और उन्होंने कुर्सी पर बैठे बैठे ही 129 पाउंड यानी कि 58 किलो के डंबल को बैठे बैठे ही अपने सिर की ऊंचाई तक उठा दिया था। इसके अलावा जो हेक्टर डिकारी जो बल प्रदर्शन कर रहा था, जो डंबल उठाने के जो बल प्रदर्शन कर रहा था, वह उस बल प्रदर्शन में डंबल को ठीक टेक्निक से उठा ही नहीं पा रहा था। जो देखने वाले जो 4000 लोग थे वह कह रहे थे कि यह लिफ्ट ठीक नहीं है, लेकिन लुईस सायर उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे और उनका जो स्वास्थ्य था वह तो वैसे ही खराब हो चुका था और वह तो चाहते ही थे कि मैं इस व्यक्ति को अपना टाइटल दे दूं और यहाँ से पूरी तरह से अपना जीवन समाप्त कर दूं। इसलिए लुईस सायर हेक्टर डिकारी की गलती को भी अनदेखा कर रहे थे। सायर ने उस समय शक्तिशाली बल प्रदर्शन के दौरान 280 पाउंड की बारबेल को लिफ्ट किया था। इसके अलावा सायर ने 210 पाउंड यानी कि 90 किलो के डंबल को भी उन्होंने ओवरहेड प्रेस किया था। तो इसके बदले में हेक्टर डिकारी ने भी 210 पाउंड यानी कि 95 किलो के डंबल को बड़ी आसानी से लिफ्ट कर दिया था। इसके बाद लुईस सायर ने 227 पाउंड के डंबल को उठाया था। 227 पाउंड का मतलब ये है कि 102 किलो के डंबल को लुईस सायर ने उस समय भी उठाकर दिखा दिया था। लुईस सायर का स्वास्थ्य भले ही खराब हो गया हो, लेकिन वह अभी भी शक्तिशाली पुरुष थे। अभी भी उनके भीतर ऐसी विल पावर थी कि वह सामने वाले व्यक्ति को हरा सके, और हो भी ऐसा ही रहा था। वह हेक्टर डिकारी को बड़ी ही आसानी से जितनी भी लिफ्ट थी उनसे ज़्यादा का वजन उठाकर वह लिफ्ट कर रहे थे और हेक्टर डिकारी मानो हार रहा था। जब लुईस सायर ने 227 पाउंड का जो डंबल उठाया था और उसके बाद हेक्टर डिकारी की जब बारी आई तो फिर उन्होंने 227 पाउंड के डंबल को उठाने से ही मना कर दिया।
क्योंकि हेक्टर डिकारी को समझ में आ गया था कि मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं 102 किलो के इस डंबल को उठा सकूं। इसके बाद लुइस सायर ने उस समय भी बैकलिफ्ट का जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन था उसको भी करके दिखाया और उस समय उन्होंने 2169 पाउंड यानी कि 983 किलो जो वजन था उसको अपने बैकलिफ्ट से करके दिखाया था। और यह दृश्य देखकर हेक्टर डिकारी तो मानो विचलित सा हो गया था। हेक्टर डिकारी इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को तो करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी पीठ इतनी शक्तिशाली थी ही नहीं कि वह इस वजन को उठाना तो दूर, वह इस वजन को हिला भी नहीं सकते थे। इसलिए हेक्टर डिकारी ने मना कर दिया कि मैं इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को नहीं करूँगा। लुइस सायर ने जितनी भी लिफ्ट करी थी और इसके अलावा हेक्टर डिकारी ने जितनी भी लिफ्ट करी थी उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लुइस सायर के जो भी स्टंट थे उसमें काफ़ी भारी वजन का यूज़ किया गया था, लेकिन हेक्टर डिकारी ने जो भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करे थे उन बल प्रदर्शनों की वजह से वह लुइस सायर से हार गए थे। लेकिन लुइस सायर ने उस व्यक्ति के कंधे को थपथपाया और कहा कि मैं अपना वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल इस व्यक्ति को देता हूँ और यहाँ पर मैं पूरी तरह से अपने जीवन को समाप्त करता हूँ। अपने शक्तिशाली बल प्रदर्शन का जो मेरा समय था मैं उसको समाप्त करता हूँ और मैं यह जो टाइटल है यह हेक्टर डिकारी को देता हूँ। तो इस तरह से लुइस सायर ने जो अपना टाइटल था हेक्टर डिकारी को दे दिया। यह उनके जीवन का अंतिम मैच था जो उन्होंने हेक्टर डिकारी के साथ किया था। हेक्टर डिकारी भी शक्तिशाली पुरुष था और ऐसा माना जाता है कि जो आर्म रेसलिंग जो मैच जो होते हैं इनकी शुरुआत वही मॉन्ट्रियल से हुई थी और हेक्टर डिकारी ने जो आर्म रेसलिंग के मैच होते थे उनमें काफ़ी योगदान दिया था। उनके में जो भी मैच होते थे वह हेक्टर डिकारी जो थे उनके साथ हुए थे और इसके अलावा जो 3-4 और शक्तिशाली पुरुष थे वह भी आर्म रेसलिंग के मैच में सहयोग देते थे और इस मैच को उन्होंने बढ़ावा भी दिया था। जिस समय लुइस सायर की जो मृत्यु हुई थी वह अपनी बेटी के घर में मॉन्ट्रियल में ही रहते थे और 10 नवंबर 1912 को क्रोनिक नेफ्राइटिस नामक बीमारी उनको हो गई थी, जिस वजह से 10 नवंबर 1912 को उनकी मृत्यु हो गई थी। क्रोनिक नेफ्राइटिस बीमारी में यही होता है कि जो फेफड़े होते हैं वह ठीक प्रकार से काम करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से जो व्यक्ति होता है वह हाँफने लगता है और उनके जो गुर्दे थे वह भी खराब हो गए थे, क्योंकि यह जो जितनी भी बीमारी थी यह अधिक भोजन खाने की वजह से हुई थी। उनका जो इतना भारी शरीर हो गया था उनके इस शरीर में ऑक्सीजन पूरी तरह से पहुंच ही नहीं पा रही थी, इसीलिए तो वह अपने आखिरी मैच के दौरान बार बार हाँफ रहे थे। जब लुइस सायर को कैथोलिक चर्च में जब उनको दफनाया गया था तो फिर बड़े ही राजसी ढंग से लुइस सायर की अंतिम विदाई की गई थी। जितने भी शक्तिशाली पुरुष थे वह उस अंतिम विदाई में शामिल हुए थे और लुइस सायर को बंदूकों की आवाज़ के साथ, शहनाई के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ कैथोलिक चर्च में दफनाया गया था और उस समय जो पूरा शहर था वह मानो शोक में डूब गया हो। चारों तरफ शांति फैल गई थी। न्यूज़पेपर में लुइस सायर की मृत्यु की खबर पूरी तरह से फैल गई थी। इस तरह से इस शक्तिशाली पुरुष जो पूरे जीवन भर में किसी से नहीं हारा था, आज वह मृत्यु से हार गया और अपना पूरा जीवन उनका समाप्त हो गया था। लुइस सायर की मृत्यु के बाद जॉर्ज एफ जॉबिट उनके घर उनकी पत्नी से मिलने गए थे और पत्नी ने उनको लुइस सायर का जो बेल्ट था उसको उन्होंने दिखाया। यह उनकी अब विरासत बन गई थी और वह जीवन भर उस बेल्ट को अपने पास रखने वाली थी। तो इस तरह से लुइस सायर का जीवन यहाँ पर समाप्त हुआ। जॉर्ज एफ जॉबिट ने लुइस सायर के बारे में जितना बताया वह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। जॉर्ज एफ जॉबिट कहते हैं कि लुइस सायर के अलावा भी मॉन्ट्रियल में अनेक शक्तिशाली पुरुष थे जिनका नाम वह यहाँ पर बताते हैं। लुइस सायर के बाद सबसे पहले तो हॉरेस बेरे थे जो लुइस सायर के ही शिष्य थे। वह भी अतुलित शक्तिशाली थे। हॉरेस बेरे जब प्रोफेसर अटीला के जिम में जाया करते थे तो फिर वह वहाँ पर 1270 पाउंड की बारबेल को
कंधे पर उठा लिया करते थे बिना किसी व्यक्ति के सपोर्ट के। 1270 किलो का मतलब ये है कि 576 किलो की बारबल को वह कंधे पर उठा लिया करते थे और पूरी व्यायामशाला का चक्कर भी लगा लिया करते थे। आज के स्ट्रॉन्गमैन में और हॉरेस बैरे में जमीन आसमान का फर्क है। आज के स्ट्रॉन्गमैन कहाँ 576 किलो की तो डेडलिफ्ट भी बड़ी ही मुश्किल से कर पाते हैं, और वहीं हॉरेस बैरे जो लुइस सायर के शिष्य थे वह 576 किलो को कंधे पर बारबल के माध्यम से उठा लेते थे और पूरी जो प्रोफेसर अटीला की जो व्यायामशाला होती थी उसका चक्कर लगाते थे। इसीलिए तो उस समय व्यक्ति ऐसा कहते थे कि लुइस सायर और हॉरेस बैरे अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हैं, और लोगों को ऐसा लगता था कि हॉरेस बैरे लुइस सायर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन लुइस सायर ज़्यादा शक्तिशाली थे हॉरेस बैरे की तुलना में। वह एक अन्य स्ट्रॉन्गमैन का नाम बताते हैं जिसका नाम बोरेट था और उसका वजन 100 पाउंड के आसपास रहा होगा। 100 पाउंड का मतलब कि 45 किलो। लेकिन उस व्यक्ति में, उस शक्तिशाली व्यक्ति में एक ऐसी खासियत थी कि वह ज़मीन पर लेट जाता था और ज़मीन पर लेटकर 230 पाउंड का जो डंबल होता था उसको आसमान की तरफ अपने सिर की ऊंचाई तक कर दिया करता था। 230 पाउंड का मतलब ये है कि 104 किलो भारी डंबल को वह लेट कर ही उठा दिया करता था। सोचो उस व्यक्ति का वजन 45 किलो है लेकिन फिर भी वह 104 किलो के डंबल को कितनी आसानी से उठा देता था। यह उस समय के स्ट्रॉन्गमैन की खासियत थी। एक विल फ्रैंक कैवाना नाम का भी शक्तिशाली पुरुष था। वह भी अद्भुत शक्तिशाली पुरुष था, लेकिन वह अपने उचित प्रबंधन न कर पाने की वजह से वह शक्तिशाली बल प्रदर्शन में आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाया था। इसके अलावा ला वैले नाम का भी एक स्ट्रॉन्गमैन पुरुष था जो अपने शरीर की तुलना में लुइस सायर से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था, और उसका जो शरीर था वह अपोलो के शरीर की तरह बड़ा ही सुगठित था। जॉर्ज एफ जॉबिट ने ला वैले नाम के जो शक्तिशाली पुरुष है इसकी चर्चा उन्होंने अपनी बुक द की टू माइट एंड मसल में करी है। इसके अलावा एक व्यक्ति और था जिसका नाम अर्थर डेंड्रोन था और वह लुइस सायर से भी ज़्यादा शक्तिशाली प्रतीत होता था, और जो उनका वजन था वह लुइस सायर से भी ज़्यादा भारी था। उसकी ताकत की तुलना नहीं की जा सकती थी कि वह कितना शक्तिशाली पुरुष था। इसके अलावा काउट नाम का भी शक्तिशाली पुरुष था और उसका वजन इतना अधिक था कि वह 30 साल का भी पूरी तरह से नहीं हो पाया था, और उसका वजन उस समय 337 पाउंड था, यानी कि 152 किलो वजन तो उसका तभी था जब उसकी आयु 30 साल की भी नहीं हो पाई थी। उसकी ताकत का अनुमान लगाना मुश्किल था कि वह कितना शक्तिशाली पुरुष था, और ऐसा कहते हैं कि यह ताकत की तुलना में लुइस सायर के ही बराबर था। तो इस तरह से लुइस सायर के अलावा जो स्ट्रॉन्गमैन थे उस समय मॉन्ट्रियल में, इनकी चर्चा मैंने आपके साथ करी। और यहाँ पर यह जो लुइस सायर की सीरीज़ है यह पूरी तरह से समाप्त होती है। लुइस सायर का जीवन अद्भुत था। उन्होंने बहुत सारे शक्तिशाली बल प्रदर्शन करे और ऐसे शक्तिशाली बल प्रदर्शन करे कि यूजीन सैंडो से लेकर प्रोफेसर अटीला तक भी उनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए थे। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मैं ही इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुरुष हूँ, और यह उन्होंने अहंकारवश नहीं करा कि मैं इसको भी हरा दूँ, उसको भी हरा दूँ और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल अपने नाम कर लूँ, बल्कि वह जो इंसान होता है, इंसान की सीमाओं को पार करते हुए ऐसे भारी वजन उठाना चाहते थे कि हर व्यक्ति उसको उठा ही ना पाए और दुनिया जो है वह उनकी ताकत का जो सिक्का है उसको माने। तो लुइस सायर ने अद्भुत शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाए, और एक जो साधारण इंसान होता है उसकी तुलना में वह अत्यंत शक्तिशाली पुरुष थे। जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन थे सबको उन्होंने दिखा दिया कि मैं इस दुनिया का शक्तिशाली पुरुष हूँ। और यहाँ पर लुइस सायर की जो सीरीज़ है यह समाप्त होती है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि लुइस सायर जो इतने शक्तिशाली पुरुष बने यह अपनी कोई व्यायाम प्रणाली की वजह से नहीं बने थे, बल्कि वर्कआउट में विल पावर का यूज़ करके भारी से भारी डंबल को उठाते थे, और वह वर्कआउट में ही अपनी इच्छा शक्ति को इतना बढ़ाते थे, और जो इंसान की जो आखिरी लिमिट होती है
वहाँ तक उस वजन को उठाने का प्रयास करते थे। इसी वजह से वह इतने शक्तिशाली पुरुष बन गए। सबसे मुख्य बात तो यह है कि उनके भीतर जुनून था कि मैं शक्तिशाली पुरुष बनूं और इस दुनिया का एकमात्र ऐसा स्वामी बन जाऊं कि जो भारी से भारी वजन उठा सकता हो, जो कोई भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकता हो। इसी इच्छा की वजह से उन्होंने ऐसी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाए जिसको कोई भी अन्य शक्तिशाली पुरुष कर ही नहीं पाया। लुई सार के और भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन थे, लेकिन जॉर्ज एफ जॉबिट ने जो अपनी पुस्तक में बताए हैं, मैंने आपको वही बताया है। उनके ऊपर ना जाने कितनी पुस्तकें लिखी हुई होंगी, और तो और ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिन्होंने खुद अपनी आंखों से लुई सार के सारे शक्तिशाली बल प्रदर्शन को देखा होगा। तो फिर यहाँ पर उनकी ताकत का पूरी तरह से अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता है कि वह कितने शक्तिशाली पुरुष थे। और यहाँ पर लुई सार की सीरीज समाप्त होती है। अब मैं विचार करूँगा कि किस शक्तिशाली पुरुष की सीरीज को शुरू किया जाए।